हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आपकी दीदी आपके लिए 11th क्लास का नया लेक्चर लेकर के हाजिर हैं। आइए देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैंने आपको कल मैंने सैटरडे को आपको एक क्लास दी थी, तो वो स्पेशल क्लास थी। आपने आई होप देखा होगा ज़रूर। और मैंने आपको बताया कि आपकी जो एकेडमिक्स की क्लास है वो मंडे टू फ्राइडे चलेंगी और उसके बाद में सैटरडे को आपको एक कॉमन सेशन मिलेगा जो 6th से लेकर 12th तक के हर बच्चे के लिए और उसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वालों के लिए भी यूज़फुल होगा। तो आई होप कि आप सब सपोर्ट करेंगे और आप सबको वो सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इसे कंटिन्यू रखना है या नहीं। और उसके अलावा आपकी 11th की क्लास 11:15 पर यानी 11:15 पर मॉर्निंग में लाइव आती है, मतलब कि प्रीमियर होता है। और इसके अलावा 12th की जो क्लास है वो 12:15 पर PM पर लाइव आती है। तो आई होप आप लोग उसे ज़रूर देखते होंगे और ज़रूर देखते रहेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है अपने 11th क्लास में। आप जैसा कि जानते हैं कि 11th में सेट थ्योरी चल रही है, पहला चैप्टर, और उसके हमने 1.3 एक्सरसाइज तक सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। 1.4 के लिए बेसिक्स को हमें तैयार करना है। तो आइए देखते हैं कि हमें आज क्या पढ़ना है। तो मैंने आपके लिए बोर्ड पर लिख लिया है जो चीज़ आज आपको पढ़नी है। अभी आपको पहले क्या पढ़ना है, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम्स क्या होते हैं, और ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल ही नई है, ये आपने कभी भी नहीं पढ़ी होगी। इसके पहले आपने वेन डायग्राम्स को कभी नहीं पढ़ा होगा। तो आइए चलते हैं, अच्छे से समझते हैं कि वेन डायग्राम्स क्या होते हैं और उसके बाद में हम इसके आगे की चीज़ें सीखेंगे। तो वेन डायग्राम्स क्या होते हैं या वेन आरेख क्या होते हैं, हिंदी में इन्हें वेन आरेख कहते हैं। वेन नाम के एक गणितज्ञ थे जिन्होंने समुच्चयों पर संक्रिया करने के लिए, संक्रिया मैंने आपको बताया जो प्लस माइनस इनटू और डिवीज़न होता है, उसी को मैथमेटिकल ऑपरेशन या हिंदी में गणितीय संक्रियाएं कहते हैं। तो वेन नाम के गणितज्ञ ने समुच्चय पर संक्रिया करने के लिए, यानी समुच्चयों को किस तरह जोड़ेंगे, किस तरह घटाएंगे, ये करने के लिए उन्होंने एक तरीका अपनाया और उसे कहते हैं आरेख विधि। बाद में उन्हीं के नाम पर इन्हें वेन आरेख कहा जाने लगा, क्योंकि वेन नाम के गणितज्ञ ने इन्हें डेवलप किया था, तो इसलिए इनका नाम वेन आरेख रख दिया गया। तो आइए हम देखते हैं कि वेन आरेख किस तरह से होते हैं। वेन आरेख में ये जो चौकोर ब्लॉक होता है, यानी कि एक क्या होता है, रेक्टेंगुलर शेप का एक ब्लॉक होता है, वो हमेशा यू होता है। यू मैंने आपको बताया था कि जो आपका क्या होता है, यूनियन सेट यूनियन सेट, हाँ यूनियन भी कहते हैं या यूनिवर्सल सेट भी कहते हैं, यूनियन बाद में आएगा, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हिंदी में क्या कहा जाता है, सार्वत्रिक समुच्चय। मैंने आपको बताया था इससे पिछली ही क्लास में कि यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसके अंदर किसी दिए हुए सेट के हर तत्व आते हैं, यानी हर प्रकार की चीज़ आती है, लेकिन एक पर्टिकुलर चीज़ आती है, यानी पूरी दुनिया नहीं आएगी। यूनिवर्स का मतलब ब्रह्मांड होता है जिसमें सब कुछ आता है, लेकिन ब्रह्मांड से हम किसी स्पेशल चीज़ का पूरा जब सेट निकाल लेते हैं तो वो यूनिवर्सल सेट होता है। जैसे कि अगर हम ये कह दें ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सभी ग्रहों का समुच्चय, तो सभी ग्रह में, अब हम ग्रह में उपग्रह नहीं लेंगे और ना ही हम ग्रह में गैलेक्सीज को लेंगे यानी आकाशगंगाओं को। केवल प्लैनेट्स का अगर हम समूह बना देंगे तो वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। अब उसके अंदर से अगर हमें एक सेट निकालना हो तो उस सेट में हम क्या निकाल सकते हैं, नवग्रहों का समुच्चय, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी मिल्की वे है उसमें जितने ग्रह हैं, यानी हमारी आकाशगंगा में जितने ग्रह हैं उनका समुच्चय, या फिर हम क्या कर सकते हैं, सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों का समुच्चय। लेकिन अब उसमें क्या होगा, जो यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या होगा, उसमें सभी प्रकार के ग्रह आएंगे, यानी सारे ग्रह जितने भी हमारे ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसमें किसी निश्चित प्रकार की संख्या वस्तुएं पूरी की पूरी जितनी भी इस दुनिया में पाई जाती हैं सब आ जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट को ब्लॉक से यानी रेक्टेंगुलर शेप में दर्शाते हैं। उसके बाद में जो हमारे कॉमन नॉर्मल छोटे सेट होते हैं उनको यहाँ पे मैंने ए लिख दिया और उसमें गोला इसलिए बना दिया ताकि आप समझ सकें कि ये एक सेट है। ये जो गोल वाला बना है ये एक ए सेट है। अब इसी यूनिवर्सल सेट में आप देखिए 1 to
10 नंबर्स लिखे हुए हैं, यानी ये जो 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं हैं ये पूरी की पूरी है, 10 तक के अंक पूरे यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं। लेकिन उनमें से कुछ ही सेट ऐसे हैं, मतलब कुछ ही नंबर ऐसे हैं जो हमारे सेट ए में भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यू में तो यू जो सेट है वो 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर्स का सेट है, लेकिन जो हमारा ए है उसमें आप देखिए केवल 3, 4, 8 है, यानी 3, 4, 8, जबकि हमारे यूनिवर्सल सेट में 3 भी होगा, इसके बाद में 4 भी आएगा और यहाँ 10 और 9 के पहले 8 भी आएगा, यानी सब कुछ आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा सेट ए है वो इस यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट है, यानी हम इस तरह लिख सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ यू। इस क्वेश्चन के लिए, यानी इस जो डायग्राम पर्टिकुलर बना है इसके लिए क्या होगा, ए इज अ सबसेट ऑफ यू, या फिर हम ये भी कह सकते हैं यू इज अ सुपरसेट ऑफ ए। जब भी आपको यूनिवर्सल सेट में किसी सेट को दिखाना होगा तो आप उसे इसी तरह दिखाएंगे। यूनिवर्सल सेट को आप क्या करेंगे, ब्लॉक में दिखा देंगे, और जो आपका छोटा वाला सेट होगा यानी जो सबसेट होगा उसका, उसे आप गोले के रूप में यानी सर्कुलर वे में आप दर्शाएंगे, इसके अंदर सर्कुलर। उसके बाद में अब हमारा जो नेक्स्ट वो है, कोई ज़रूरी नहीं है कि यूनिवर्सल सेट में एक ही सेट हो, कभी आपको ए बी सी डी करके बहुत से सेट भी दे सकते हैं। तो इसमें हमने क्या किया है, 2 सेट ले लिए हैं। एक तो ये यूनिवर्सल सेट है, ये तो है ही, इसके अलावा 2 सेट हैं ए और बी। अब यूनिवर्सल सेट में आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, ये सब के सब इसी ब्लॉक में आ रही हैं। तो ये पूरी संख्याएं इस ब्लॉक में आने का मतलब क्या है कि ये यूनिवर्सल सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 ये नंबर हैं, यानी इस यूनिवर्सल सेट का मान क्या है 1, 2, 3, 4, 5। अब उसके अंदर हमने 2 सेट लिए हैं, पहला सेट है हमारा ए और दूसरा सेट है बी। ए में क्या आ रहा है, आप देखिए जो हमारा ए है वो बड़ा वाला गोला है, और बड़े वाले गोले में 2 नंबर आ रहे हैं 3 और 4, 3, 4। जबकि हमारा जो छोटा वाला गोला है बी, वो बी नाम लिखा है, बी इसके अंदर का तत्व नहीं है, बी मैंने आपको बताया है, मतलब बी इस गोले का नाम है, यानी कि ये हमारे सेट का नाम है। तो बी में केवल एक ही एलिमेंट है 3। अब इस तरह हम देखते हैं कि जो हमारा ए है वो यू में आ रहा है, क्योंकि इसमें 3 4 है और इसमें भी 3 4 है, और ये उस मतलब यू में क्या है 1 2 और 5 एक्स्ट्रा है। तो जो ए है वो यू का सबसेट है, ए इज अ सबसेट ऑफ यू। और इधर आप ये भी देख रहे हैं कि बी में जो एक एलिमेंट है वो ए में भी आ रहा है, तो यहाँ हम ये भी कह सकते हैं बी इज अ सबसेट ऑफ ए। और इसके साथ हम ये भी कह सकते हैं कि बी ऑल्सो अ सबसेट ऑफ यू, क्योंकि यू के अंदर ए है और ए के अंदर बी है, तो बी क्या है यू के अंदर भी है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि जब बी ए के अंदर आ रहा है तो वो यू के अंदर भी आ ही रहा है, तो इसलिए बी यू का भी सबसेट होगा और ए का भी सबसेट होगा, जबकि ए क्या होगा, केवल यू का सबसेट होगा। तो यहाँ पर तो हमें केवल इसे मतलब हमें एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर ये समझा दिया गया, लेकिन इसके आगे जब हम जो इस पर ऑपरेशंस करेंगे, जो हम क्या करेंगे आगे समुच्चयों का ऑपरेशन करेंगे, तो जब ऑपरेशन करेंगे तो जो है हमारा वेन आरेख विधि है यानी वेन डायग्राम विधि है, ये हमारे लिए बहुत ही सपोर्टिव होगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो बच्चों चलिए चलते हैं अपने सेट्स पर ऑपरेशन करने। ठीक है, हमने क्या किया है यहाँ पर नोट कर लिया है समुच्चयों पर संक्रियाएं, यानी अब हम देखेंगे जैसे कि हमें छोटी क्लासेस में संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा भाग करना सिखाया जाता था, उसी तरह अब हम सीखेंगे कि हमारे सेट्स को पर हम कौन कौन सी संक्रियाएं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सेट को जोड़ना, घटाना, गुणा भाग करना नहीं होता, यहाँ पर सेट के लिए आपको 2 बिल्कुल अलग ही तरह की नई संक्रियाएं यानी कि नए ऑपरेशन सिखाए जाएंगे, जिनमें से पहले को मैंने नोट कर लिया है, आपको दिख रहा होगा यूनियन ऑफ सेट्स यानी समुच्चयों का सम्मिलन। अब हिंदी वालों को मैं बता दूं कि इसे वैसे तो हिंदी में समुच्चयों का सम्मिलन कहते हैं, लेकिन आप जब भी पढ़ेंगे भी अपनी कोचिंग, ट्यूशन्स, क्लासेस में कहीं भी, तो आप देखेंगे कि इन्हें टीचर इंग्लिश में ही बोलते हैं, तो इनको आप इंग्लिश में ही याद कीजिए, इन्हें यूनियन ही बोला जाता है। ठीक है, तो यूनियन ऑफ सेट्स यानी समुच्चयों का यूनियन जब निकालेंगे
किस तरह से निकाला जाता है यूनियन और यूनियन क्या होता है, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करें, वेन डायग्राम से समझ लें, क्योंकि ये ईजीएस्ट वे है, इसीलिए इसको डेवलप किया गया है, क्योंकि ये आपको समझाने में बहुत ही आसानी कर देगा और आप समझ जाएंगे आसानी से कि क्या होता है। पहले हमने बताया था कि ये जो ब्लॉक होता है ये यूनिवर्सल सेट होता है, और यूनिवर्सल सेट में हर तरह की चीज़ आ गई। अब इसके बाद में आपको दो सेट दिए गए हैं, एक है ए और दूसरा है बी। अब जो यूनियन ऑफ सेट होता है वो इस तरह होता है, यानी उसमें वो एलिमेंट आते हैं जो x में भी हो, x या तो x में हो या फिर y में हो, या तो a में हो या b में हो। यहाँ पर आपको x y नहीं a b दिया गया है। तो ऐसे एलिमेंट जो x में आते हो या मैं बार बार एक्स वाई बोल रही हूँ, जो या तो ए में आते हो या फिर बी में आते हो, और दोनों में भी आ सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो आपको शेडेड पार्ट दिख रहा है, शेडेड रीजन दिख रहा है, यानी कि छायांकित भाग, यही क्या है, ए यूनियन बी। ये पूरा यू है, ठीक है, और इसमें से इतना ए है, इतना बी है। अब जो चीज़ ए में आ रही है वो भी ए यूनियन बी में आ सकती है, जो बी में आ रही है वो भी ए यूनियन बी में आ सकती है, और जो दोनों में आ रही है वो भी आ सकती है। तो यानी पूरा ए, पूरा बी, और उसके साथ में ये जो ऐसा पार्ट है जो कॉमन है, ये पूरा ए यूनियन बी में आता है। और जो यूनियन होता है उसे हम यू से ही दर्शाते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, देखिए जब आप इंग्लिश में यू बनाते हैं तो उसे थोड़ा ऐसे बनाते हैं, लेकिन जो यूनियन वाला यू होता है उसे थोड़ा सा ऐसे बनाया जाता है, थोड़ा ब्रॉड बनाया जाता है। तो इसे हम ए यूनियन बी कहते हैं। ये यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है, इसे यू से डिनोट करते हैं, जबकि ये यूनियन का निशान जो होता है इसे थोड़ा सा ऐसे ब्रॉड लगाते हैं। तो इस तरह से ए यूनियन बी निकलेगा। अब आइए एक एग्जांपल से समझ लें। पहले तो आप ये समझिए, द यूनियन ऑफ टू सेट्स इज अ सेट, यानी दो सेट का यूनियन कुछ इस तरह होता है, ए यूनियन बी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। या तो एक्स ए में होना चाहिए या फिर एक्स बी में होना चाहिए, यानी एक एक्स जो आपको एक अवयव दिया होगा या तो वो ए में हो या फिर वो बी में हो, तो हम क्या कहेंगे कि ये ए यूनियन बी है। अब आइए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे सेट ए बराबर आपको दिया है 1, 2, 3, 4। उसके बाद एक सेट आपको बी दिया है, इसमें है 3, 4, 5, 6। तो जब आप इसका ए यूनियन बी निकालेंगे तो इसमें क्या आएगा, इसमें हम क्या करेंगे, वो हमारे एलिमेंट जो ए में है, ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, और उसके बाद वो हमारे एलिमेंट जो बी में है उनको देखेंगे तो क्या क्या है, 3, 4, 5, 6। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि कभी भी सेट में किसी एलिमेंट को दो बार नहीं लिखा जाता। तो आप देख सकते हैं कि 3, 4 इसमें लास्ट में आ रहा है और इधर 3, 4 इसमें स्टार्टिंग में आ रहा है। तो इस वजह से क्या करेंगे, हम 3, 4 को छोड़कर 5, 6 ले लेंगे। अब यही हमारा क्या होगा, ए यूनियन बी होगा, यानी यूनियन सेट होगा। आपने देखा कि इसमें क्या है, जो भी एलिमेंट हैं इन्हीं एलिमेंट में से हम किसी को x मानते हैं। मतलब x का मतलब क्या होता है, कुछ अलग से कोई चीज़ नहीं होती, यही एलिमेंट जो है इसे हम x से डिनोट करते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो x लिए गए हैं, जो एलिमेंट लिए गए हैं वो a में है या फिर b में है और या फिर दोनों में है, उन्हीं एलिमेंट को लिया गया। जैसे केवल a में है 1, 2, केवल b में है 5, 6 और 3, 4 क्या है, दोनों में कॉमन है। लेकिन कॉमन वाले को हमें एक ही बार लिखना होता है, इसी को हम यूनियन कहते हैं। यूनियन का मतलब आप जानते हैं संगठित होना, सम्मिलित होना, इसीलिए इसे सम्मिलन भी कहते हैं। मतलब जब सब चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन जो चीज़ एक्स्ट्रा होगी, यानी जो चीज़ दो बार होगी उसे हम एक ही बार लिखेंगे, पर क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे, सबकी एक जैसी पावर मिला लेंगे। जैसे कि आपसे कहा जाए कि आपको किचन से कुछ चीज़ें लेकर के आपको क्या करना है, चाय बनानी है। तो आप जैसे दो लोग हैं, दो लोगों से ले करके आपको चाय के लिए पूरा सामग्री इकट्ठा करना है। तो आप मान लीजिए आपकी एक छोटी बहन है, एक छोटा भाई है। तो छोटी बहन के पास चीनी और चाय है और उसके साथ दूध है, और भाई के पास क्या है, उसके पास पानी है और दूध है। तो दूध दोनों का आप मिलाकर एक ही में कर लेंगे, लेकिन आप उसे क्या कहेंगे, दो बार दूध नहीं काउंट करेंगे, क्या होगा, वो एक ही होगा। लेकिन एक तरफ से आपको चीनी चाय मिल गई, एक तरफ से थोड़ा पानी मिल गया और दूध कॉमन हो गया। तो उसी तरह से क्या है कि यहाँ पर 1, 2 भी हो गया, 5, 6 भी हो गया और 3, 4 दोनों में से कॉमन होकर के भी आ गया। इसी को हम कहते हैं
यूनियन, और ये एक नई तरह की संक्रिया होती है जो केवल सेट पर यूज होती है। इसे आपने कभी भी पहले नहीं सुना होगा। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ना समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को पीछे चलाकर भी देख सकते हैं, और अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, तो तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों, हम चलते हैं अपने सेट्स के दूसरे ऑपरेशन की तरफ, यानी कि सेट की दूसरी संक्रिया की तरफ। तो देखते हैं, मैंने आपका यहाँ पहले से नोट कर दिया है। दूसरी संक्रिया, जैसे पहली संक्रिया हमारी होती है यूनियन, वैसे ही दूसरी संक्रिया जो होती है उसे हम कहते हैं इंटरसेक्शन। पहली संक्रिया हमारी समुच्चयों का सम्मिलन कहलाती है, और दूसरी संक्रिया जो होती है वो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ कहलाती है। हिंदी में से सर्वनिष्ठ कहते हैं और इंग्लिश में इंटरसेक्शन कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि इंटरसेक्शन क्या होता है। आप जानते हैं कि ये बड़ा वाला जो ब्लॉक है ये आपका यूनिवर्सल सेट है। इसमें आपको दो सेट दिए हैं, एक ए और एक बी। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि यूनियन के मामले में हम क्या करते थे, ए और बी में दोनों जो चीज़ें होती थी, यानी एक कुछ ऐसे नंबर्स या जो भी हमें सेट में लिखना होता था, जो एलिमेंट्स हमारे होते थे वो या तो ए में हो या बी में हो या फिर दोनों में हो, उन्हें हम लेते थे। तो इसमें क्या होता था, जो शेडेड रीजन था वो यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों जो हमारे गोले हैं उनको फिल कर देता था। लेकिन इसमें क्या होता है, हम ऐसी चीज को लेते हैं जो ए में भी हो और बी में भी हो, यानी दोनों में कॉमन हो। उसमें क्या होता था, इंडिविजुअली ए में जो है वो भी, इंडिविजुअली बी में जो है वो भी, और उसके साथ ए और बी दोनों में जो है वो भी ले लेते थे। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें हम वो चीज़ लेंगे जो ए में भी होगी और बी में भी होगी, यानी कि कॉमन होगी। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज अ सेट ए इंटरसेक्शन बी, और जो इंटरसेक्शन का चिन्ह होता है वो उल्टा यू होता है। जैसे कि उसमें आपने सीधा यू देखा था, वैसे इसमें उल्टा यू बना होता है, और इसे इंटरसेक्शन का सिंबल कहते हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। उसमें क्या होता था, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे और वाला कहते हैं और इसे एंड वाला कहते हैं। इसमें क्या होता था, या तो एक्स ए में हो या फिर एक्स बी में हो। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, और का मतलब अथवा होता है, या तो होता है, यानी या तो एक्स ए में हो या फिर एक्स बी में हो। लेकिन इसमें एंड का मतलब क्या होता है, और, यानी एक्स ए में भी हो और एक्स बी में भी हो। यानी जब चीज कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो दोनों सेट्स में बिलोंग करता होगा तो हम उसी को ले सकते हैं इसमें। आइए एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अब जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में हमने जो पिछले वाले यूनियन में जो हमने एग्जाम्पल लिया था वही एग्जाम्पल लेते हैं। 1 2 3 4 हमारा सेट ए था और सेट बी था 3 4 5 6। तो यहाँ पर जब हमने ए यूनियन बी निकाला था, एक बार उसे भी निकाल लेते हैं। तो हमने देखा था कि हमने कौन कौन से एलिमेंट लिए थे, जो केवल ए में है 1, 2, जो ए बी दोनों में है 3, 4, और जो केवल बी में है 5, 6। हमने इस तरह से ए यूनियन बी को निकाला था। आई होप आपको वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब इसके बाद में जब हम इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी किस तरह से निकाला जाएगा, जो ए और बी दोनों में है। तो यहाँ पर 1 और 2 है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ पर 5 और 6 है पर यहाँ पर नहीं है, केवल 3, 4 ही ऐसी डिजिट हैं जो ऐसे एलिमेंट हैं जो ए में और बी में दोनों में कॉमन है, यानी दोनों में आ रहे हैं। तो हमारा जो इंटरसेक्शन होगा उसमें केवल 2 ही एलिमेंट होंगे 3, 4, जबकि यूनियन जो होगा उसमें क्या होंगे 6 एलिमेंट होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, यूनियन और इंटरसेक्शन को एक बार रिवाइज कर लीजिए, और उसके बाद मैं आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आप इसे अच्छे से याद कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों मुझे भी पता है कि आप ये चीज़ पहली बार सीख रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी घबराइए मत कि ये सब कहाँ से आ गया है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी हैं। यानी जब हम पढ़ रहे थे 9th क्लास में जब हम थे
तो हमारे में जो समुच्चय सिद्धांत है, जैसे सेट थ्योरी कहते हैं, वो 9th क्लास में पढ़ाई जाती थी। और मैंने अपने मेरे पड़ोस में मेरे भैया थे, तो उनके साथ मैं ट्यूशन पढ़ती थी, तो मैंने इसे 8th में ही पढ़ लिया था। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं या फिर ये आपको समझ में नहीं आएंगी। अगर आप कोशिश करते जाएंगे, हर चीज़ आपको समझ में आती जाएगी। और बाकी आपकी दीदी आपके साथ है। अभी मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आप बड़े आराम से इसे याद रख सकेंगे कि कैसे यूनियन में क्या चीज़ ली जाती है और इंटरसेक्शन में क्या चीज़ ली जाती है। वैसे ये इजी है, बस ये है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मतलब आप एक दूसरे में ये कर सकते, यूनियन को इंटरसेक्शन समझ ले, इंटरसेक्शन को यूनियन समझ ले। तो आइए हम समझते हैं। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसे समझ लीजिए। हाँ तो बच्चों, चलिए हम सीखते हैं कि हमें यूनियन और इंटरसेक्शन को कैसे याद रखना है और कैसे हमें बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है कि यूनियन में हम क्या करते हैं और इंटरसेक्शन में क्या करते हैं। तो आइए देखते हैं। मैंने यूनियन के लिए फिर से एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया है। आई होप आपको ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, और या फिर मैं जल्दी से समझा देती हूँ। हमने एक सेट लिया है ए, जिसमें 1 2 3 3 एलिमेंट हैं, और बी 3 4 5 कंटेन करने वाला एक सेट है। अब जब इसका यूनियन निकालेंगे तो मैंने आपको बताया था कि यूनियन कैसे निकलता है, जो ए में है, जो बी में है और जो ए बी दोनों में है, इन सबको शामिल करके हम ए यूनियन बी निकालेंगे। तो ए में है 1 2, साथ में है 3 जो कि बी में भी है, और 4 5 केवल बी में है। यानी 1 2 केवल ए में है, 3 दोनों में कॉमन है, और 4 5 केवल बी में है। अब इसी तरह इसी सेट का, सेम सेट का हम इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो इंटरसेक्शन में मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ दोनों सेट में कॉमन होती है हम केवल उसी को लेते हैं। यहाँ 1 2 है लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ 4 5 है लेकिन यहाँ नहीं है, लेकिन 3 दोनों में कॉमन है, तो हमारे इंटरसेक्शन में केवल एक ही एलिमेंट आएगा 3। अब इसके बाद में हम इन्हें कैसे समझ सकते हैं। जो आपका यूनियन होता है वो सेम टू सेम आपके एलसीएम जैसा होता है, और जो इंटरसेक्शन होता है वो एचसीएफ जैसा होता है। एलसीएम जिसे हिंदी में लासा बोलते हैं, और एचसीएफ जिसे मासा बोलते हैं। लासा मतलब लघुत्तम समापवर्तक, और मासा मतलब महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ से कैसे ये सिमिलरिटी रखते हैं। अगर हमने 2 नंबर मान लिए 15 और 20, हमने 2 नंबर ले लिए, आप अपने आप भी कोई नंबर चूज कर सकते हैं। 15 और 20 का हमको लासा निकालना हो तो हम क्या करते हैं, पहले 15 लेते हैं, उसके गुणनखंड करते हैं। तो हमने गुणनखंड किया 1 × 3 × 5। आप जानते हैं सबसे छोटा गुणनखंड, मतलब ऐसा गुणनखंड हम लेते हैं जो इनको जब डिवाइड करते हैं या बांटते हैं अलग अलग फ्रैक्शन में, तो ऐसे लेते हैं जो क्या होते हैं, प्राइम होते हैं। तो प्राइम फैक्टर में हमने बांटा, यानी अभाज्य गुणनखंड 1 × 3 × 5। इसी तरह 20 को किया तो 1 × 2 × 2 × 5 में बट गया। अब जब हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम में आप जानते हैं कि क्या करते हैं, पहले तो हम कॉमन वाली चीज़ ले लेते हैं। तो कॉमन हो गया 1, इसे लिख लिया। फिर दूसरा कॉमन जो एक चीज़ है 5, इसे लिख लिया। अब इसके बाद में तो ये 1 और 5 तो कॉमन हो गया जो दोनों में है। अब इसके बाद एलसीएम का रूल ये कहता है कि कॉमन होने के बाद में जितने नंबर बचे उनको सबको ले लिया जाता है, एक एक बार लिख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। 1 कॉमन हो गया तो उसे एक ही बार लिखा, 5 कॉमन हो गया तो उसे एक ही बार लिखा। अब इसके बाद नीचे बचा 2 × 2 तो उसे लिख लिया, और ऊपर बचा केवल 3 तो उसे लिख लिया। अब जब सबको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 2, 2 × 2 4, 4 × 3 12, and 12 × 5 60 हो जाएगा। यानी 15 और 20 का जो लासा होगा वो क्या होगा, 60 हो जाएगा। अब इसी तरह जब हम एचसीएफ 15 और 20 का निकालेंगे तो फ्रैक्शन तो हमने उसी तरह किया है, प्राइम फैक्टर्स में बांट लिया है, अभाज्य गुणनखंड जो सबसे छोटे निकल सकते हैं। लेकिन एचसीएफ में हमें पता है कि हमें क्या करना है, केवल वही चीज़ें लेनी है जो दोनों में कॉमन है। तो हम देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है, या तो केवल 1 कॉमन है या फिर केवल 5 कॉमन है। तो एचसीएफ में हम क्या करते हैं, केवल 1 × 5 लेंगे और वो सॉल्व होकर क्या हो जाएगा, 5 बन जाएगा। तो आपने देखा कि जो यूनियन होता है उसमें हम क्या कहते हैं, जो इंडिविजुअल होते हैं उन्हें भी लेते हैं, जो एक एक बार दोनों में आए हैं, और वो जो दोनों में आया है कॉमन है वो भी लेते हैं। उसी तरह एलसीएम में भी हम क्या करते हैं, जो कॉमन है उनको एक एक बार लिख लेते हैं, और उसके अलावा जो बीच में बचा
उसे भी सब कुछ शामिल कर लेते हैं। तो उसी तरीके जब इंटरसेक्शन होता है तो जो इंडिविजुअल होते हैं उन्हें नहीं लिया जाता, जो केवल कॉमन होता है उसी को हम क्या करते हैं, एक बार ले लेते हैं। तो इसमें HCF में क्या होता है, इसमें भी जो इंडिविजुअल है इनको नहीं लिया गया, जो कॉमन नहीं थे उन्हें नहीं लिया गया, जो केवल कॉमन था उसी को लिया गया। तो आप क्योंकि जब आप जानते हैं आप 4th क्लास से या 3rd क्लास से, 3rd से नहीं आई थिंक 4th से पढ़ाया जाता है, 4th से आपने LCM और HCF पढ़ा है तो वो आपको बहुत अच्छे से याद है। तो आपको याद रखना है जैसे आपने LCM पहले पढ़ा, HCF बाद में पढ़ा, उसी तरीके यूनियन होता है और उसके बाद इंटरसेक्शन होता है। यूनियन LCM जैसा होता है और इंटरसेक्शन HCF जैसा होता है। अब आप इसमें बहुत सिमिलरिटी अगर मिलाएंगे कि मतलब यहाँ पर इसमें मैम ने 2 को 2 बार लिख लिया है, जबकि यहाँ पर हमने 3 कॉमन था तब भी एक ही बार लिखा। तो आप यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर भी 5 कॉमन होने के बावजूद भी एक ही बार लिखा गया, और जबकि और चीज़ें तो ये आपकी अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि समुच्चय अलग तरह की एक वो है, मैथमेटिक्स की एक अलग टाइप की ब्रांच है और बाकी नॉर्मल। लेकिन आपको याद रखने के लिए बहुत ही अच्छा मैंने एक मेथड बताया, ट्रिक बताया। आपको ये कैसी लगी ट्रिक, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको इसी तरह की ट्रिक्स चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, आपको यूनियन इंटरसेक्शन दोनों बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और उसके साथ आपका LCM HCF भी रिवाइज हो गया होगा, और आपको दोनों के बीच का जो इंटरलिंक है वो भी समझ में आ गया होगा कि यूनियन किस तरह से LCM के सिमिलर है और इंटरसेक्शन हमारा किस तरह से HCF के सिमिलर है। तो आई होप बच्चों आपको ये हमेशा याद रहेगा कि यूनियन क्या होता है और इंटरसेक्शन क्या होता है। और इसके आगे की क्लास, आगे हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको और भी चीज़ों में आपको 6th क्लास में भी पढ़ाया गया होगा, जो हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके कुछ गुणधर्म जिन्हें कहा जाता है वो होते हैं। तो उन्हें हम आगे कल की क्लास में सीखेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशंस को लिखकर भेजिए। मैं मोटिवेट होती हूँ आपकी, जब मैं देखती हूँ कि बहुत सारे बच्चे क्लासेस को देख रहे हैं, नीचे अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं कि दीदी आप अच्छा पढ़ा रही हैं, तो क्या होता है मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है और मैं और भी ज़्यादा जोश के साथ आपको पढ़ाने लगती हूँ। तो प्लीज़ अपने चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।